हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट बोरोन फैमिली और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बन फैमिली। राइट, तो शुरू वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, बोरोन का डिस्कशन करा था, उसी तरीके से हम लोग कार्बन फैमिली भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। एंड जैसे मतलब है क्या, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो वैसे ही शुरू होगा। ठीक है, तो दिस कार्बन फैमिली कम्स इन ग्रुप, दिस इज ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ग्रुप 14 एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। राइट, तो अगेन आसान है पार्ट, डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ग्रुप 13 की, उसी तरीके से ही इसकी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, इस पूरी फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो दे आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये एलिमेंट्स होंगे। ओके, बात आती है कार्बन जो है, कार्बन इसकी अगर हम लोग बात करें तो इट इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास। ठीक है, देख लो, इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, एलिमेंटल स्टेट में भी मिलता है। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो कार्बन फाउंड इन नेचर इन बोथ एलिमेंटल एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट में कैसे मिलेगा, एलिमेंटल स्टेट ऑफ कार्बन जैसे इन फॉर्म ऑफ कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, और इन कंबाइंड स्टेट के तो बहुत एग्जाम्पल हैं, है ना। कंबाइंड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, है ना, ग्लूकोज हो गया, तो ये सारे कंबाइंड स्टेट में आएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कार्बन के बारे में है। इसके आइसोटोप्स की बात करूं, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, तो कार्बन इज बेसिकली हैविंग 3 आइसोटोप विच आर C12, C13 एंड C14। तो ये 3 आइसोटोप्स होंगे। राइट, एंड अगर हम लोग बात करें जो 14C है, ये वाला, सो दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये रेडियो एक्टिव होगा। और इसी की हेल्प से ही हम लोग की किसी भी प्लांट की कितनी लाइफ है, कई बार हम बोलते हैं ना 500 साल पुरानी है ये पेड़, ये वस्तु, तो वो जनरली कार्बन डेटिंग से ही पता करते हैं। सो दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, सो दिस अंडरगो कार्बन डेटिंग, इसी की वजह से हम लोग कार्बन डेटिंग कर पाते हैं। यूज टू कैलकुलेट द लाइफ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स, इनकी लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए भी ये कार्बन डेटिंग करी जाती है। राइट, फिर उसके बाद सिलिकॉन भी, ग्लास में, सीमेंट में, इन सब में सिलिकॉन मिलता है। जर्मेनियम के बहुत ही ट्रेसेस मिलेंगे नेचर में। एंड सिमिलरली जो हमारे पास है बाकी एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट इनमें कार्बन ही मिलता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक एक प्रॉपर्टीज को। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी जो जनरल बिहेवियर है वो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट हैव outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी NH2 NP2 ये होती है। S में भी 2 इलेक्ट्रॉन, P में भी 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, दूसरी जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन इज 2:2p2 outermost, सिलिकॉन इज 3:3p2, जर्मेनियम इज 4:4p2, इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द कोवलेंट रेडियाई। रेडियाई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो रेडियस कैसे वेरी करेगी, किसी को याद है बोरोन फैमिली में कैसे वेरी कर रही थी? तो बोरोन फैमिली में हमने बोला था कि जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, बट होता नहीं है।
एल्यूमिनियम और गैलियम की ऑलमोस्ट सेम रेडियाई होती है। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकन, ठीक है, कंसिडरेबल इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज कंसिडरेबली फ्रॉम कार्बन टू सिलिकन। फिर उसके बाद सिलिकन से लेड बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, एंड फ्रॉम सिलिकन टू पीबी इंक्रीमेंट इज स्मॉल, ठीक है। इंक्रीज तो होगा यहाँ पे, लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये कोवलेंट रेडियाई के बारे में बात होगी, ठीक है। तो होगा तो वही, इंक्रीज हो रहा है बट नॉट दैट मच एक्सटेंट। फिर आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग वही बोल रहे हैं कि इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, बट जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे आते जाओगे तो डिक्रीज होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट एंड स्मॉल डिक्रीज होगा फ्रॉम सिलिकन टू जर्मेनियम टू टिन, और फिर लास्ट में टिन टू लेड स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस स्लोली फ्रॉम सिलिकन टू जर्मेनियम, तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वो रीज़न वही है रेडियाई का, ठीक है, टू जर्मेनियम टू टिन, एंड देयर इज स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम टिन टू लेड, नीचे जाएंगे थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। उसका रीज़न क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि लेड का साइज और डी और एफ की फिलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, ठीक है। एक बार ये देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिक्रीमेंट होगा, लास्ट में हल्का सा इंक्रीज होगा, रीजन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रीजन के साथ याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फॉर सिलिकन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम, सिलिकन टू लेड सेम ही रहेंगी। कार्बन हैज़ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कार्बन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ ऑल, तो सबसे ज़्यादा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सिलिकन से लेके लेड तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे
ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। और जनरली अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसी वजह से मिलता है, एसिटिलाइड्स में, मिथानाइड्स में। ठीक है, तो C2-2, C-4 ये भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेटस की देखने को मिलती है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर टू सम अदर मोर एलिमेंट्स, राइट। अगर हम लोग बेसिक कंपेयर करें तो ये था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो आई थिंक इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। रेडियाई हम लोग बोलेंगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, लेकिन अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा स्मॉल स्मॉल इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाएंगे डिक्रीज होगी, लेकिन टिन टू लेड जो लास्ट के दो एलिमेंट्स है उसमें हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। द रीज़न इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलेंगे ऑल 14 मेंबर्स आर सॉलिड। ठीक है, तो ऑल आर सॉलिड्स, ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड। तो सारे के सारे ही सॉलिड हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। बात आती है इनकी, ध्यान से देखना। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड and whereas these tin and lead are the soft metals with low boiling point. ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल्स हैं और मेटल्स भी सॉफ्ट मेटल्स होंगे और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लो ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस तरीके की अपेयरेंस है क्या नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स से, इतना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आसान आसान सी चीज़ें, ज़्यादा है नहीं। एक बार अगर आप वीडियो अच्छे से देख लोगे तो उसी में ही आपका सारा कवर हो जाएगा, आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए इनकी? तो हम लोग बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली के एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक है +2 और एक आती है +4। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ठीक है, जैसे CH4 में कार्बन इज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि जो हमारे पास +4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली कोवलेंट इन नेचर। तो +4 भी जनरली हमें देखने को मिलेगी। एंड +4 वाली कैसी होगी? अगर +4 की स्टेट में तो मतलब वो कोवलेंट होगा कंपाउंड जो भी बन रहा है। ओके, तो ये मेन सी चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो टेंडेंसी है +4 की, वो नीचे जाते जाएंगे वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ, टेंडेंसी टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ से बोल सकते हैं, एंड टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 शो करने की इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो लेड की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन टिन एंड देन जर्मेनियम। और जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो Pb ऑलवेज एग्जिस्ट इन +2, Pb +4 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो लेड ऑलवेज एग्जिस्ट इन +2 नॉट इन +4। इज इट फाइन? ओके, इसका रीज़न मैंने कल ही बताया था कि डाउन द ग्रुप आएंगे, आई होप सबको याद होगा। तो इसमें हमारा रीज़न ही इसका यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। तो होनी चाहिए थी +4। देखो ये केस आएगा कि अगर मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियस है तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से S वाले इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टिव, तो सिर्फ P वाले पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। और अगर P कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आएगी। ये तो काउंट ही नहीं करेंगे हम इनको, है ना। तो रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और what is inert pair effect? Due to poor shielding of D and F electron, 2 electron present in the S subshells are more attracted towards nucleus and they do not participate in the reaction. So yes, the element will show oxidation state less than 2, 2 कम oxidation state दिखाएगा। ओके एक और पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कभी 4 से नहीं बढ़ सकती, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं दे कैन एक्सीड देयर वैलेंसी देन 4। कार्बन डज नॉट एक्सीड इट्स वैलेंसी, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा उसकी वैलेंसी नहीं होगी, बट अदर एलिमेंट्स कैन शो मोर देन 4 वैलेंसी, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं, है ना, 4 वैलेंसी। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे सिलिकॉन के केस में हमें ये कंपाउंड भी देखने को मिल जाता है, SiF62-। जर्मेनियम का ये कंपाउंड भी देखने को मिल जाएगा आपको। टिन कैन ऑल्सो शो दिस वन, है ना। तो ये +6 तक वैलेंसी आपको दिखा सकते हैं, बट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 6 वैलेंसीज भी दिखा सकते हैं, लेकिन कार्बन के केस में 6 पॉसिबल नहीं है, कार्बन ओनली शोज 4 वैलेंसी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है ये। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। एंड फर्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें जनरली जो एलिमेंट्स हैं दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैन प्रोड्यूस these oxides, right? मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी बनता है जनरली, ठीक है, ये भी बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें सी की, कार्बन कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास बनाएंगे। सिमिलरली सिलिकॉन के साथ भी ऐसी ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ओके तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दे कैन फॉर्म बोथ मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इनकी डाइऑक्साइड्स की ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कार्बन का बनेगा CO2, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड PbO2। इन ऑक्साइड्स का नेचर देख लेते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो देखो ये दोनों नॉन मेटल के थे, तो ये जो कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो भी तीनों ऑक्साइड्स होंगे, तो ये तीनों जर्मेनियम समेत, जर्मेनियम के साथ, ठीक है। सो ऑल दीज थ्री ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होंगे। एंड द लास्ट 2 ऑक्साइड, टिन एंड लेड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। ये कैसे होंगे, एम्फोटेरिक में। अगर ये डाइऑक्साइड हो गया, अगर मोनो ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी है, जैसे हो गए CO, SiO, GeO, SnO एंड PbO, ठीक है। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा दैट इज न्यूट्रल इन नेचर,
ये न्यूट्रल है। सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, ये एसिडिक होंगे। एंड द लास्ट टू आर अगेन एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक एंड दीज टू आर एसिडिक इन नेचर। ये याद रखना है, ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टीज। ओके, और अगर हम लोग बात करें तो सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, दिस कंपाउंड SiO, ठीक है, तो SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर्स पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके ये हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया। इन ऑक्साइड्स के हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख लिया। अब आते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की कोई रिएक्शन नहीं होगी वाटर के साथ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, लिख रही हूँ मैं सीधा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो टिन है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। और lead is also unaffected by water because of formation of protective layer, right? तो मैं यहाँ पे lead भी लिख देती हूँ। इसका रीज़न बता दूंगी lead का। तो tin plus H2O on reaction on heating, it is going to give you SnO2 and H2। और यहाँ पे लिख लेना lead form protective layer which prevents further reaction, ये याद रख लेना, ठीक है। तो सिर्फ टिन के साथ रिएक्शन है पानी की, वो भी स्टीम में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो अगर मैं बात करूं तो ये जो एलिमेंट है हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, या तो EX2 टाइप या फिर EX4 टाइप, राइट। एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन एंड मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवलेंट इन नेचर, राइट। तो जितने भी होंगे वो कोवलेंट टाइप के होंगे। यहाँ पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, you can see all of you। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ ये वाला टाइप EX4 इज कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, एक्सेप्ट SNF4 एंड PbF4, ये दोनों आयनिक होंगे, ठीक है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम लोग बात करें PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर CS2, मतलब बेसिकली रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI2 एग्जिस्ट। ओके, अनदर अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट दीज हेलाइड्स, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्रा हेलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम इन द d ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा। पहले ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। डायहैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड, जो डायहैलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द रोड, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इंक्रीज होगी।
रीज़न क्या है उसका? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे टेट्राहेलाइड्स में, तो GeX4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी मुझे बताओ कि आउट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि PbX4 और PbX2 में विच इज़ मोर स्टेबल, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है ना। क्यों स्टेबल है? +2 लेड के लिए ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं GeX4 और GeX2 विच इज़ मोर स्टेबल, तो सीधे सीधे हम बोलेंगे GE+4 वाला, बिकॉज +4 की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है देन +2। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है कोई, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है इसमें। ओके, फिर हम लोग बोलेंगे CCl4 के केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, बाकी के हाइड्रोलिसिस करेंगे और इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ना CCl4 + H2, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो रिएक्शन। वहीं पे अगर मैंने ये लिख दिया SiCl4 + H2, तो हमारे पास सारे के सारे Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से। अब ये याद रख लेना है, एक कंपाउंड पे 4 OH स्टेबल नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, वाटर रिलीज होगा इसमें, और हमारे पास ये इसको हम बोलते हैं सिलिकिक एसिड। तो ये SiO2 बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये भी रिएक्शन आप जनरली लिखी जा सकती है इस तरीके से भी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। ठीक है, अब आते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, इसके एलोट्रॉप, कार्बन डायमंड, फुलरीन का स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें, तो कार्बन की जो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी एलिमेंट से मैच नहीं करती हैं, थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो कार्बन शोज डिफरेंट बिहेवियर देन रेस्ट। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है? एनामोलस मतलब अलग बिहेवियर शो करता है, उसका रीज़न है इसका स्मॉल साइज, सबसे छोटा यही एलिमेंट है बाकी सारे में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। ठीक है, एंड थर्ड इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड अनअवेलेबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके केस में देखो, इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से कार्बन बहुत सारे बिहेवियर्स अलग शो करेगा देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, जिसमें अगर हम लोग बात करें, पहली है कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही है। ठीक है, कि कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 ही होती है, उससे ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, सो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार्बन कैन फॉर्म p-pi multiple bond with itself and the rest and the other atoms also. ठीक है, तो इनके साथ कार्बन पी पाई बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, तो आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C भी बनता है, डबल बॉन्ड O बनता है, ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड S बनेगा। तो आप देख सकते हो कि अपने साथ भी बना सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है, राइट। एक और इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आती है कैटिनेशन।
आई होप सबने नाम सुना है। तो कैटिनेशन इज ऑल्सो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज कैटिनेशन। सो कार्बन एटम हैव टेंडेंसी टू लिंक with one another through covalent bonds. To form chain and ring. तो कार्बन की खुद के साथ ही लिंक होने की प्रॉपर्टी है। तो मतलब लगातार आपको हजार हजार कार्बन भी एक साथ मिल जाएंगे किसी कंपाउंड में, 10 कार्बन, 15 कार्बन। तो कार्बन कैन अटैच, कैन सेल्फ लिंक with the rest of the atom in a chain, in ring form, like that, right? So ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन, राइट। इसका जो रीज़न है क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न इज ड्यू टू सी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। और अगर हम लोग नीचे जाते जाएंगे तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम के केस में ये देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम लोग बात करें तो कैटिनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैक्सिमम कार्बन के केस में सिलिकॉन भी शो करता है, जर्मेनियम भी। टिन डज नॉट शो एनी कैटिनेशन, राइट। टिन भी करेगा, सॉरी लेड नहीं करता, टिन भी थोड़ा बहुत कर लेता है बट लेड डज नॉट शो। तो पी भी नो कैटिनेशन, ओके। फिर आता है कि अगर हम लोग बात भी करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन सिलिकॉन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम एंड देन टिन टिन, राइट। फिर आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये कैटिनेशन के बारे में मैं बता रही हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर इसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूँगी मैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलिकेट। सिलिकेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ओके। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप हैं, क्रिस्टलाइन भी हैं, अमॉर्फस भी है। डायमंड ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है एंड फुलरीन ये कार्बन के आइसोटोप हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट मैं शुरू कर रही हूँ, फर्स्ट एलोट्रॉप डायमंड के बारे में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी, जो जो मेन जो चीज़ें हमें चाहिए वही हम लोग डिस्कस करें, राइट। सो डायमंड का पॉइंट्स में हम लोग करते हुए चलते हैं। तो इट हैज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर,
तो डायमंड की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, तो इट हैज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लैटिस होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ईच कार्बन, क्योंकि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा, तो ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊँ, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, तो एक कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और या जाइंट मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ 3 डायमेंशनल नेटवर्क अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल नेटवर्क अरेंजमेंट। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसे, मैं बताती हूँ, एक दो पॉइंट्स और मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सारा का सारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ओके, अब आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, एक और पॉइंट ले देते हैं यहाँ पे, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक extended covalent bonded, ठीक है। तो ऐसा होगा, जैसे मान लो ये एक कार्बन एटम है, तो ये मैंने कितने कार्बन से बताया था, 4 कार्बन से ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, ये हो गया। अब इसको देखो, ये वाला कार्बन अभी किससे कनेक्ट है, 1 से, तो ये 4 से और कनेक्ट होगा, हो गया। सिमिलरली ये वाला भी कितने से कनेक्ट होगा, 4 से, ये वाला भी कितने से कनेक्ट होगा, 4 से, ये हो गया। अब ये वाला उठाती हूँ, ठीक है, ये वाला एक इधर 4, ये वाला एक इधर 4, ये वाला इधर 4, तो ये ऐसे ही अरेंजमेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आपने यहाँ पे देखना है, तो ये देखो नेटवर्क, किसी भी कार्बन पे चले जाओ, ठीक है, किसी भी कार्बन पे चले जाओ, नेटवर्क चलता रहेगा। तो हर कोई कार्बन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और अगर कोई पूछ ले तो इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर, ये होगा, ओके। तो इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप पे, विच इज़ ग्रेफाइट। तो ये भी मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ। ग्रेफाइट इज ऑल्सो, वी कैन से दैट इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, एंड लेयर्स के बीच में, तो लेयर्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। कैसे होगा वो भी मैं बताती हूँ। वैन डर वाल फोर्सेस विद ईच अदर, और 2 लेयर में जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड ये होता है 340 पिकोमीटर, राइट। एंड अब आती है लेयर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया लेयर स्ट्रक्चर है, 2 लेयर के बीच में 340 पिकोमीटर डिस्टेंस होगा, और सारी लेयर्स में आपस में कुछ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब आती है ईच लेयर, हर एक लेयर की अगर हम लोग बात करें, इज कंपोज्ड ऑफ planar hexagonal rings
प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होंगी जिसमें इन विच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच होगा वाया सिंगल बॉन्ड, वाया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कार्बन के पास जो होगा अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 3 तो उसने बॉन्ड बना लिया, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज गोइंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अगेन, तो कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। एंड जो हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड डीलोकलाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, डीलोकलाइज होगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टिविटी। हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। द रीज़न इज क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये डीलोकलाइज होगा और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। ओके, अब आती है इसकी नेचर। तो ये सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट है, स्लिपरी होगी क्योंकि लेयर्स टाइप स्ट्रक्चर है। तो अब देखना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने बताया था कि हेक्सागोनल शीट्स होंगी, तो हेक्सागोनल ये हो गई। तो मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। तो एक कार्बन ये, ठीक है, यहीं पे बताते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप कोई भी कार्बन उठा के देख लो, मान लो मैंने ये वाला ही देखना है, तो ये कितने से अटैच है? 1 2 3 कार्बन से। ठीक है, तो अब 3 बॉन्ड तो इसने बना लिया, जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ऐसे ही सारे एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जो क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीलोकलाइजेशन, और जिसकी वजह से होगा। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ये एक लेयर है, ये लेयर 1 मैंने मान ली। इसी तरीके से दूसरी लेयर होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक लेयर है। तो इन लेयर्स के बीच में आपस में क्या होंगे? दीज हैव सम वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इन लेयर्स के बीच में क्या है? यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इनका जो डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था वही 340 पिकोमीटर के अराउंड होगा। ओके, तो इस तरीके का हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। फिर आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है फुलरीन्स। FULLEREN, फुलरीन्स। तो फुलरीन्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग बोलते हैं कि फुलरीन्स आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस और हीलियम और आर्गन। मतलब ये ग्रेफाइट से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, ग्रेफाइट मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क। हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, यहाँ पे मैं हीलियम और आर्गन लिख देती हूँ। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? फुलरीन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जनरली इसमें फुलरीन्स के केस में 60 कार्बन 70 कार्बन इस तरीके के हमारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर होता है।
राइट। तो ये तो प्रिपरेशन होगी। तो नेक्स्ट है यहीं पे मैं लिख रही हूँ, तो फुलरीन्स आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड की डैंगलिंग नहीं है, स्मूथ स्ट्रक्चर है। फुलरीन्स हैव केज लाइक मॉलिक्यूल, केज लाइक स्ट्रक्चर, तो केज लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। एंड जो C60 है उसका सॉकर बॉल जैसा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरीन। तो फुलरीन्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे C60 हो गया, तो C60 इज नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ इसकी, बकमिंस्टर फुलरीन। एंड दिस हैव अ सॉकर बॉल टाइप स्ट्रक्चर। उसके अलावा C70 भी एक टाइप के फुलरीन है, राइट। तो मैं पहले C60 के बारे में बता देती हूँ कि C60 कैसा होगा। ओके, तो ध्यान से देखना। C60 की अगर हम लोग बात करें तो इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 25 इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। तो 26 मेंबर रिंग होंगी और 12 5 मेंबर्ड रिंग होंगी, इतना होगा, राइट। दूसरी की जो 6 मेंबर्ड इज फ्यूज्ड विद 6 और 5, बट 5 कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये याद रख लेना इसके बारे में। ये पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 6 मेंबर जो है कैन फ्यूज विद, मतलब 6 मेंबर के जो बगल में वो 6 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। कैन फ्यूज विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। बट 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग्स। कहने का मतलब ये है, देखो ऐसे होता है कि अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये मेरे पास 6 मेंबर है, ठीक है। तो ये 5 मेंबर होगी, ठीक है, एंड ये 6 हो गई, ये 5 हो गई। तो वो बोलना चाह रहा है कि जे 6 मेंबर है, ये तो 6 के साथ भी फ्यूज हो रही है, 5 के साथ भी हो रही है, लेकिन 5 वाला हमेशा 6 के साथ होगा। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे 5 बना दिया, तो ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर है तो हमेशा 6 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे। तो इस तरीके की फ्यूजिंग होगी, मतलब 5 6 के साथ ही होगा, 5 5 के साथ नहीं हो सकता। 6 कैन फ्यूज विद बोथ 6 एंड 5, राइट। उसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज all carbon atoms are equal and sp2 hybridized। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे विद द 3 कार्बन एटम, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स, या इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो ईच कार्बन एटम is bonded to 3 other carbon atom, via sigma bond, and the other electron is free and delocalized, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो इतना ही फुलरीन के बारे में, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इनको हम लोग
फुलरीन्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बकी बॉल्स भी इनको हम लोग बोलते हैं, फुटबॉल भी कोई बोल देता है। तो ये हमारे पास एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। इसके अलावा यूजेस हैं, तो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स जस्ट गो एंड लर्न द यूजेस ऑफ कार्बन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बहुत ही आसान से हैं, 2-4 यूजेस दे रखे हैं, तो ज़्यादा नहीं है। कि यूजेस भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसका डायमंड जो है वो ज्वेलरी में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा बैटरीज़ में इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो कार्बन की ग्रेफाइट है, रॉड है, वो वहाँ पे यूज़ होती है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, तो बैटरीज़ में यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है, पिगमेंट की तरह यूज़ करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से चल रहे थे तो वैसे ही हुआ है। अब हमारे पास आता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स पहला कंपाउंड आएगा, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वैसे ही पढ़ेंगे, पहले प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल रिएक्शन, राइट। तो मोनोऑक्साइड कैसे बनाएंगे, लिमिटेड सप्लाई, बनेगा CO, ठीक है। एंड तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और दूसरा प्रिपरेशन है HCOOH को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गिव H2O एंड CO, ठीक है। ये हमारे पास दो हो गए। कॉमर्शियली इसको हम लोग वाटर गैस से बनाते हैं। कैसे, C+H2O ऑन हीटिंग is going to give you CO plus H2. So this combination of CO and H2 again is called as a water gas, syngas और synthesis gas, ठीक है। ये हमारे पास आएगा। इसके अलावा भी इसको, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है कि C+O2 gives 4N2, तो यहाँ पे CO plus 4N2 ये भी बन सकता है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट्स, दोनों जो है वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, दे आर इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। तो ये दोनों ही इंडस्ट्रियल फ्यूल हैं। कौन कौन से, वाटर गैस और दूसरा है प्रोड्यूसर गैस। इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसको, ओके। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बारी, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, अभी बताया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल, ठीक है। तो इट इज़ न्यूट्रल। फिर उसके बाद आता है कलरलेस, न्यूट्रल है, कलरलेस है। कलरलेस के अलावा और अगर मैं बात करूँ तो इनसॉल्युबल है, and apart from that it is a powerful reducing agent, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेटलर्जी में भी हम लोग पढ़ेंगे इन क्लास 12 ये रिएक्शन। तो Fe2O3 CO की रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयरन मिल जाता है यहाँ से और ये खुद CO2 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ, तो Zn एंड साथ में क्या रिलीज हो गया, CO2, ओके। तो ये हो गया अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, तो मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड में आई थिंक यही इतना ही हमारे लिए बहुत इनफ इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला है बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव अस CO2। उसके अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न हो रहा है
तो भी हमें CO2 ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा CaCO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या मिलेगा, CaCl2 + CO2। ओके, कॉमर्शियली अगर बनाना है तो सिंपल CaCO3 को हीट कर दो तो क्या मिलेगा, CaO + CO2। तो बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ से हमें CO2 मिल सकता है। ठीक है, इसके नेचर की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये हमारे पास कलर लेस है, ऑर्डर लेस है, ठीक है, लो सॉल्युबल है, ठीक है, ये हमारे पास अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। एंड जब हम इसको अगर हम बनाते हैं तो ये एसिडिक होगी, बिकॉज व्हेन यू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर यू आर गोइंग टू गेट H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास एक बफर सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है। अगर आपको याद हो तो H2CO3 गिव्स HCO3 माइनस and HCO3 माइनस CO3 माइनस प्लस H प्लस, राइट। तो ये दोनों H2CO3 एंड HCO3 माइनस, ये एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम, एक बफर की तरह काम करेगा टू मेंटेन pH ऑफ ब्लड। ब्लड का pH मेंटेन करने के लिए इट इज एक्ट्स एज अ बफर। 7.26 to 7.42 के बीच में pH मेंटेन करता है। ओके, उसके अलावा अब आती है केमिकल रिएक्शन। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। जो ये CO2 है, दिस रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव अस फूड विच इज़ ग्लूकोज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब आती तो सबको होगी रिएक्शन, बट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे पास फूड है, राइट। क्लियर, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ सस्टेन कर रही है, उसका एक रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड ही है एटमॉस्फेयर में। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, which have nowadays a serious consequences। एंड ये हमारे पास मेन प्रॉपर्टी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, CO2 एंड इट कैन अंडरगो रेजोनेंस ऑल्सो। तो ये इस फॉर्म में भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो थे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है सिलिका, SiO2 के बारे में। तो ये SiO2 और ये पूरा जो सिलिकेट्स है, ये मैं एक साथ एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो दिस दैट वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग, तो उसमें कम से कम हाफ एन आवर लगेगा। तो जो बाकी का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक ये फिनिश कर लेना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क to me, right? Okay, so thank you all.